साथियों, आज जो महापुरुषों का संयुक्त रूप में जन्म जयंती कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके तहत भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और वामसेव के जितने भी सहयोगी संगठन हैं, उन सभी संगठन के माध्यम से चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, ये कार्यक्रम पूरे भारत में आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रम की माध्यम से भारत में जिन विषयों पर चर्चा मनुवादी मीडिया नहीं करता था, गोदी मीडिया नहीं करता था, उस विषय पर चर्चा आज पूरे भारत में शुरू की हुई है। मेरे से पहले मंच पर जितने भी सत्कारयोग साथी बैठे हैं, उन लोगों ने अपने विचार रखे होंगे, लेकिन वामसेव का कार्यक्रम कोई कार्यक्रम करने के लिए नहीं होता। वामसेव का कार्यक्रम करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के लिए जिन विषयों को आज लगाया गया है, मैं उन विषय के बारे में आपको बता दूं कि उनकी कितनी गंभीरता है। उसमें पहला विषय जिस पर मैं संयुक्त रूप में बात करूंगा, वो विषय है कि डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर का विरोध करना बीजेपी का ही कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस का भी कार्यक्रम है। डॉक्टर बाबा साहब के चरित्र का विरोध करना, षड्यंत्र करना, उनके बुत को तोड़ना, यह एक षड्यंत्र है, यह एक साजिश है। 1848 में एक बात कहते हैं कि शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना गति गई, गति के बिना नीति गई और नीति के बिना वित्त गया और वित्त के बिना शूद्र और अति शूद्र तबाह हुआ। जिस पूरा अनर्थ जो हुआ वो एक अविद्या के कारण हुआ। ये विषय आज लगाया हुआ है। तीसरा विषय जो बहुत ही अहम है, वो विषय है वोट का अधिकार शासक बनने और बनाने का अधिकार है। वोट का अधिकार जो हमें मिला है, वो शासक बनने और बनाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम जो आज का शासक वर्ग ला रहा है, ये गैर संवैधानिक ईवीएम ने हमारे वोट के अधिकार को शून्य कर दिया है और ये शासक जातियों का एक षड्यंत्र है। इस विषय को आज यहां पर चर्चा के लिए रखा गया है। चौथा विषय है महाबोधि, महाविहार और अन्य बौद्ध विरासत, उनको ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में भारत में इस विषय को चर्चा में लाने के लिए आज ये 4 विषय आज संयुक्त रूप में जहां रखे गए। साथियों, मैं कोशिश करूंगा इन 4 विषयों में कम समय में आपसे बात कर। सबसे जो अहम मुद्दा है, जिसको सभी ने बताया,
कि आज वो लोग बाबा साहब के बुद्ध से डर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि बाबा साहब के बुद्ध से डरकर उसको षड्यंत्र के तहत अगर अपमानित किया जा रहा है तो उसके विचार में कितनी बड़ी ताकत होगी। ये जो अमित शाह या पूरे बीजेपी के आरएसएस के लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर चौक चौराहों तक बाबा साहब का अपमान हो रहा है। बाबा साहब का अपमान करने के लिए उसके पीछे की जो रणनीति है हमें उसको समझना होगा। साथियों, 2024 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में ईवीएम की मदद से बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा जो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, और जितनी वोटें डली और जितनी वोटें निकली उसको अगर हम मैच करके देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जे लोगों को पता चल गया था। तो ब्राह्मण का एक चरित्र है। ब्राह्मण का चरित्र क्या है कि वो जो हमारे रियल इशू है वो उसको डाइवर्ट करता है, उसको हटाता है, उसकी जगह पर नए इशू वहां पर निर्माण करता है। तो जब वामसेप के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पूरे भारत में ईवीएम को लेकर, ईवीएम के होने वाले घपले को लेकर, षड्यंत्र को लेकर बात लोगों से सामने रखने की हमने बात शुरू की, तो उन लोगों ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए बाबा साहब का अपमान पहले तो पार्लियामेंट में किया। यही अमित शाह क्या बोलता है पार्लियामेंट में कि आजकल एक शौक हो गया है, लोग अंबेडकर 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 बोलते हैं। और अगर कहते इतनी बार, वो कहता है कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो आपको स्वर्ग मिल जाना था। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उसको कहना चाहता हूं कि तेरा स्वर्ग, तेरे भगवान, तेरे को मुबारक हैं। हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान वो है जो हमें आज मनुष्य की तरह रहने के लिए अधिकार देता है, जिसने हमें 26 जनवरी 1950 को एक संविधान दिया। बहनों, ये छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं जहां पर, इन बच्चियों के लिए अधिकार दिया। जिन बच्चियों को स्कूल के पीछे से गुजरने की इजाजत नहीं थी, आज वो बच्चियां स्कूलों में जाकर जज बन रही हैं। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब ब्राह्मण को नहीं पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर क्या तैयार कर रहा है। जब संविधान लागू हो रहा था तो ब्राह्मण को इतनी जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर क्या तैयार कर रहा है। और आज जब 75 साल की आजादी के बाद एक वाल्मीकि की बेटी, एक चमार की बच्ची, एक जाटव की बच्ची जज बनी, डॉक्टर बनी, प्रोफेसर बनी, तो ब्राह्मण को पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं, हमारी व्यवस्था का डेथ वारंट लिख रहे थे। इसीलिए उनको आज अंबेडकर, उसके बुद्ध से भी डर लगता है, उसके संविधान को खत्म करने की वो कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करता है। इसीलिए कांग्रेस ने अपमान करना शुरू किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को खून के आंसू रुलाया, रोका, और बाबा साहब के रास्ते को रोककर 1932 में लंदन में जाकर, बहनों, ये जो अधिकार आपको मिला है, वोट का अधिकार जो मिला है, जहां नहीं मिला, इंडिया में नहीं मिला। ये वोट का अधिकार आपको लंदन में मिला, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मिला। तो वहां पर जो कांग्रेस बाबा साहब का अपमान करती है, विरोध करती है, गांधी के माध्यम से करती है, तो उसका एक ही कारण था। वो कारण क्या था
कि हमारे लोगों को वो वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। वो क्या चाहते थे? कांग्रेस क्या चाहती थी? जो आज बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है, ये दोनों एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। डंक चाहे नाग मारे चाहे सांप मारे, दोनों का बराबर लगेगा। तो इसीलिए ये बाबा साहब का अपमान करने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। तो लंदन में इन्होंने विरोध किया। लंदन में गांधी ने कहा, हमारे लोगों को कहा, वहां की प्रेस को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों का पिट्ठू है। इन लोगों का ये जो बहुजन लोग है, ये हरिजन लोग बोलता था, वो मैं तो उसको महात्मा बोलते ही नहीं, मैं तो मोहनचंद करमचंद गांधी बोलता हूं। और वो कहता है बाबा साहब के अपमान में कि ये जो आदमी है ये अंग्रेजों का एजेंट है, मैं भारत के लोगों का असली नुमाइंदा हूं, उनका अगुवाई करने वाला हूं। जब बाबा साहब को ये पता चला कि ये मेरा रास्ता काट रहा है, तो बाबा साहब ने भारत के लोगों को चिट्ठियां लिखी, आपके पुरखों को चिट्ठियां लिखी। यहां से मैं आता हूं जलंधर से, संग्राम मल्ले से हमारे जो पुरखे थे उनको चिट्ठियां लिखी, और उन लोगों ने बाबा साहब के हक में खून से लिखकर चिट्ठियां भेजी और कहा, गांधी हमारा नेता नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे ख्यालों के नेता है। ये जो बात है, इस बात को कांग्रेस पचा नहीं रही, इस बात को बीजेपी हजम नहीं कर रही, इसीलिए बाबा साहब का अपमान करती है। साथियों, हम बाबा साहब के बुत से नहीं जुड़े हुए, हम बाबा साहब के विचार से जुड़े हुए हैं। विचार सड़कों पे नहीं होता, विचार दिमाग में होता है। हमारे दिमाग से आप बाबा साहब का विचार कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। इसीलिए बाबा साहब ने ये पूरे भारत में कार्यक्रम करने का प्रोग्राम बनाया कि बाबा साहब का जहां जहां भी अपमान होगा वहां वहां हम कार्यक्रम करेंगे, और वहां पर ये लोग हमारे जो तैयार होंगे वो लोग अपने आने वाले समय में इस व्यवस्था को बदल कर उसका जवाब देंगे। इसीलिए साथियों, बाबा साहब का अपमान, दूसरे महापुरुषों का अपमान वो करते हैं, और इस अपमान का अगर हमने हिसाब चुकाना है तो इन लोगों को जल्द से जल्द भारत की सत्ता से उखेड़ना होगा। पन्नू जो बाहर कुत्ते की तरह भौंकता है, वो दूर बैठा आरएसएस की बोली बोलता है। अगर उन लोगों को हमने समझाना है तो उन लोगों को ये बताना होगा कि भारत के बहुजन लोग, जिनका भारत की धरती पर हिस्सा है और 85% जिनकी आबादी है, वो लोग आज इस व्यवस्था को बदलने के लिए खड़े हो चुके हैं। इसलिए साथियों, जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, उनके अपमान के लिए हमें जवाब देने के लिए दिमागी रूप से तैयार रहना चाहिए। तब हम इन लोगों को जहां की जो सत्ता है उस सत्ता से बाहर निकाल सकते हैं। अब सत्ता से अगर उठाना है तो उन्होंने तो हमारा रास्ता बंद कर दिया। रास्ता कैसे बंद कर दिया? बाबा साहब ने जब हमें वोट का अधिकार लेकर दिया तो गांधी ने उसका विरोध किया। गांधी ने विरोध कैसे किया कि भारत के लोगों को भी वोट का अधिकार वैसे ही होना चाहिए जैसे लंदन में था। लंदन में किन लोगों को वोट का अधिकार था? जो लोग पढ़े लिखे हुए थे, जो लोग टैक्स देते थे, जिन लोगों के पास जमीनें थी, उन लोगों को वोट का अधिकार था। तो गांधी चाहते थे कि जैसे लंदन में, अर्थात जिनके पास जमीनें हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई जिन्होंने की हुई है, उनको ही वोट का अधिकार चाहिए। तो बाबा साहब ने वहां पर भी हमारे लोगों की, हमारी वोट के अधिकार के लिए वहां पर उन्होंने पैरवी की और कहा कि जैसे गांधी जहां पर वोट के अधिकार की बात करता है, अगर आप भारत के लोगों को ऐसे अधिकार देंगे तो मेरे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में इन लोगों ने मनुस्मृति को लागू किया हुआ है, और मनुस्मृति शूद्र को एक गिट्ट जमीन नहीं देती,
जमीन देने का अधिकार नहीं देती, पढ़ाई का अधिकार नहीं देती, तो इसीलिए मेरे लोग जिनके पास ना जमीनें हैं ना वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको कैसे वोट का अधिकार मिलेगा? तो अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात को माना और भारत के लोगों को वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब ने कहा कि इन लोगों को अगर वोट का अधिकार देना है तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये भारत की धरती पर जन्म लिया है, इन लोगों ने भारत की धरती पर ये बड़े हुए हैं, भारत की धरती पर बूढ़े हुए हैं और भारत की धरती पर ही मर जाते हैं। यही इनकी क्वालिफिकेशन है, इसी के आधार पर इनको वोट का अधिकार चाहिए। छोटी बात नहीं थी। हम सोए हुए थे रात को, जब सुबह उठे हमें वोट का अधिकार मिला हुआ था। हमें लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी इसके लिए, हमारे पुरखे ने लड़ा, हमारे बाप ने लड़ाई लड़ी और हमारे सोते हुए ही हमें अधिकार मिल गया। इसीलिए मेरे लोगों को वोट के अधिकार की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए आज ये विषय लगाया गया है कि वोट के अधिकार में दो अधिकार हैं। हमें नहीं पता था कि वोट के अधिकार में दो अधिकार हैं। ये तो जब काशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, तो लोगों को समझ लगी कि ये काशीराम छोटा मोटा काम नहीं कर रहा। काशीराम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाने का काम नहीं कर रहा। काशीराम इन लोगों को वोट के अधिकार की जानकारी दे रहा है। अगर इनको वोट के अधिकार की जानकारी पता चल गई तो ये इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। इसीलिए साहब ने कहा, हमें पहले एक ही अधिकार पता था। क्या पता था? कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, हम वोट डाल देते थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती थी। हमें क्या पता था? जवाहरलाल गांधी उनको, जवाहरलाल को या नेहरू को या हमने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, हम वोट डालते थे, उनको प्रधानमंत्री बना देते थे। जब साहब काशीराम ने कहा कि इसी वोट के अधिकार में दूसरा भी अधिकार है, वो अधिकार क्या है? इसी वोट के बल पर आप भी हुक्मरान बन सकते हो। तो हमारे लोगों को समझ लगने लगा कि ये वोट का अधिकार दूसरे को राजा बनाने के लिए नहीं है। इसके हिसाब से, इसके बल से अगर ये वोट हमारे लोगों को पड़ती है तो वो भी राजा बन सकते हैं। और ये जब बात समझ लगी 1984 में, जब साहब काशीराम ने पूरे भारत में वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा इसका नारा दिया, तो कांग्रेस को इसके बाद समझ लगी, वो ईवीएम लेकर आए कि अगर काशीराम साहब का ये नारा लोगों को समझ लग गया तो वो हमारा जो तख्ता है वो पलट सकता है। भारत में ब्राह्मण जो है वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए साथियों वो ईवीएम को लेकर आए। आज की स्थिति में ईवीएम ने हमारे वोट के अधिकार को शून्य कर दिया है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं यहां पर पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जब वोट का अधिकार हमें मिल रहा था तो जिन लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उन्होंने पढ़ा है, तो उसमें एक आर्टिकल है जो हमारे लोगों को वोट का अधिकार देता है, उसका नंबर है 324, आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 में क्या लिखा है कि भारत के सभी लोगों को जिनकी उम्र उस समय 21 साल हो जाती है उनको वोट का अधिकार है और बैलेट पेपर से वो अपनी वोट कास्ट करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बैलेट पेपर शब्द लिखा है, ईवीएम नहीं लिखा, बैलेट पेपर लिखा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश की व्यवस्था वो हमें थाली में परोस के नहीं देने वाले। अगर अपने इस देश की सत्ता को अपने हाथ में करना है तो आपको वोट के अधिकार का पता होना चाहिए। आपको गली गली में, आपको मोहल्लों में लोगों को ये बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन
हमें बैलेट पेपर से चुनने का अधिकार देता है, ईवीएम का नहीं देता। इसी हिसाब से वो गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे लोगों को पूछ लीजिए, उनको पता नहीं है इसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें 324 के तहत बैलेट पेपर से चुनने का अधिकार देता है। और जो लोग ईवीएम का आज सहारा लेकर अपनी सरकारें बना रहे हैं, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। हमारे लोगों को पूछो, वो कहेंगे बाबा साहब का संविधान अगर बदला तो खून की नदियां बहा देंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेट पेपर लिखा है और वो ब्राह्मण ईवीएम से इलेक्शन करवा के हमारी वोट की चोरी करके जो सरकारें बना रहा है, क्या ये संविधान को बदला नहीं गया? क्या ये संविधान के धारा के अनुसार 324 के अनुसार वो ईवीएम को गैर संवैधानिक रूप में नहीं चला रहा? अगर वो गैर संवैधानिक रूप में चला रहा है तो हमें बामसेफ का साथ देना चाहिए, बामन मेश्राम साहब का साथ देना चाहिए, जिन्होंने 2013 में पार्लियामेंट में केस ये जो बात नहीं करते थे उनको खत्म करके हम सुप्रीम कोर्ट में गए और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बामसेफ के हक में फैसला दिया कि ईवीएम से फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। हमारे बाप के संविधान ने भी यही लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, लेकिन फिर भी ईवीएम लागू है। क्या किया जाए? जो सुप्रीम कोर्ट हमें अधिकार देती है, हमारे हक में फैसला करती है, अगर वो लोग उस हक को नहीं मानते, उस फैसले को नहीं मानते, मीडिया हमारी बात नहीं करता, ये जो वहां पर जीतकर हमारे समाज के डल्ले और भड़वे पहुंचे हुए हैं, 131 एमपी अलग अलग पार्टियों से डल्लागिरी वहां पर जो कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, बाबा साहब का अपमान होता है, ये पन्नू नाम का कुत्ता बाबा साहब का अपमान करता है, ये 131 लोग पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे हैं, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते। क्या करना होगा? अगर ये हमारी बात नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं करती, मीडिया हमारी बात नहीं करता, तो मेश्राम साहब ने एक ही नारा दिया है, जन आंदोलन का निर्माण करना होगा। जन आंदोलन, जो बाबा साहब ने कहा कि अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आपको जनता की अदालत में आ जाना चाहिए, जनता की अदालत ही जन आंदोलन का निर्माण करेगी। ये काम करने के लिए ये जो आज के कार्यक्रम है लगाए गए हैं, क्यों कि जो ईवीएम लेकर आया, मैं नहीं कहता, अमेरिका के नाथ साहब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं, एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, सुना सारिया ने? एलन मस्क दुनिया का बहुत बड़ा टेक्नीशियन है, दुनिया की टेक्नोलॉजी वो जानता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बुलाया और कहा कि जो ईवीएम है, क्या इससे इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो सकता है? मैं ये बात आपको क्यों बताता हूं? क्योंकि हमारे लोगों की जो मेमोरी है वो कम है। हमारे लोग हमारी बात पर कम विश्वास करते हैं, दूसरे की बात पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं दूसरे की बात आपको बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं एलन मस्क की बात कर रहा हूं। एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम वोटिंग के लिए बनी ही नहीं है, इससे वोटिंग नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में घपला और धांधली हो सकती है, इसलिए ईवीएम से वोटिंग नहीं हो सकती। ये एलन मस्क बोलता है। और हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है,
हम जब पढ़े लिखे समाज को पूछते हैं कि आपने कभी ये बात बताई, तो वो कहता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका दायित्व था समाज को तैयार करना, जिनका दायित्व था समाज में जाना, समाज को बताना, समाज का ब्रेन बैंक बनना, वो ही पढ़ा लिखा समाज आज आंदोलन से ना जुड़ा होने के कारण हमारा वोट का अधिकार शून्य हो गया है। 18 मार्च 1956 18 मार्च 1956 को ये जो 131 एमपी जिनकी बात अभी अभी हमने की, जिनको हम अपने नेता मानते हैं, ये हमारे लीडर नहीं है, डीलर है, डील करते हैं। तो उनके बारे में बाबा साहब ने क्या कहा? जो ईवीएम की मदद से जीत कर आज जाते हैं, ओडी गाड़ी में अमेरिका में घूमते हैं, बाय एयर उड़ते हैं, वो इसीलिए उड़ते हैं कि बाबा साहब ने उनकी सीट को रिजर्व किया। वो जीत कर वहां पर गए, लेकिन जाने के बाद उन्होंने बाबा साहब का अपमान को बुला दिया। उसी ईवीएम की मदद से ये जीत कर जाने वाले लोग बोलते नहीं है। इसीलिए 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा, मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर रोए। आगरा की स्पीच पढ़ लेना, वहां पर रोए। ऐसे रोए जैसे एक बूढ़ा बाप अपनी नलायक औलाद के कारण रोता है। और रोकर क्या कहते हैं? मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। मैं चाहता था कि ये अपने अज्ञानी भाइयों के बहनों के पास जाते, उनका हाथ पकड़ते और उनको इस व्यवस्था की लड़ाई में जो मेरा कारवा अधूरा है, जो मेरा काम अधूरा है, उस काम को पूरा करने के लिए ये लोगों के पास जाते। दूसरी बात उन लोगों के लिए कही जो हमारे जाति में तो पैदा हुए हैं, लेकिन अब हमारी बात नहीं करते। पन्नू ने जब बाबा साहब को दानव कहा, गुरपंत पन्नू ने जब बाबा साहब का अपमान किया, ये 131 एमपी पार्लियामेंट में बैठती हैं। अगर ये चाहते, अगर ये सरकार को जिताना चाहते, अगर ये पन्नू का इश्यू लेकर जाते और 131 सरकार से बाहर आ जाते, तो सरकार गिर जानी थी। लेकिन ये जो नलायक लोग थे, इन्होंने बाबा साहब की शान में, बाबा साहब के अपमान में कोई शब्द नहीं बोला। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने इन लोगों को कहा, अगर आपको राजा आपने महलों में बुलाता है, आपको जिता कर ले जाता है, तो खुशी से चले जाना। अगर आपकी बोली लगती है, अपनी कीमत लगा लेना। लेकिन आपने जो कक्षों की कुल्ली है, उस कुल्ली को आग लगाकर मत जाना। अपने संगठनों को तोड़कर मत जाना। अपने लोगों का विश्वास तोड़कर मत जाना। अपनी बोली लगानी है, लगा लेना, लेकिन अपने लोगों की बोली मत लगाना। वो ऐसा क्यों कहते थे? उनको पता था ये पूना पैक्ट की नजायज औलाद जब भी भारत के पार्लियामेंट में जाएगी, वहां पर ये हमारे लोगों की बात नहीं करेगी, हमारी जाति से होंगे, जाति का सर्टिफिकेट लगाएंगे, लेकिन हमारी जाति के लोगों की बात नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो ईवीएम है, हम ईवीएम के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं कि इन नजायज पूना पैक्ट की औलाद की भर्ती होनी बंद हो। इसलिए साथियों, ये जो ईवीएम है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि ईवीएम के मदद से हम इस भारत देश में जो हमारा बहुत बड़ा अधिकार खत्म किया जा रहा है, उसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है? बहुत सी बच्चियां जहां पढ़ी हुई हैं, पढ़ रही होंगी, बीटेक कर रही होंगी,
बहुत से लोगों ने डिप्लोमा किया होगा, टेक्नोलॉजी बारे में आप जानते होंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते होंगे। ये मोबाइल चल रहा है, इस मोबाइल में मैं यहीं से बैठकर कहीं भी पैसे भेज सकता हूं, कहीं से भी जहां पर पैसे मंगवा सकता हूं। अगर ऐसा सॉफ्टवेयर इस मोबाइल में लगा हुआ है तो ईवीएम में भी लग सकता है। तो आपको ईवीएम के बारे में अगर जानना है, अगर लोगों को बताना है, तो जो लोग आपसे ईवीएम के बारे में पूछना चाहते हैं उनको क्या बताना है कि ईवीएम से फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ईवीएम में अभी जो मशीनें आने वाली हैं, अभी वो जो 29 में लगने वाली हैं, जो एक राष्ट्र एक इलेक्शन लेकर आ रहे हैं, एक बार में ही पूरे भारत में कब्जा करने वाले हैं, वो ईवीएम की मदद से करने वाले हैं। किस ईवीएम की मदद से? जो हाई जनरेशन की होगी, हाई जनरेशन की होगी। उस ईवीएम में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया जा रहा है, करेंगे जो सॉफ्टवेयर उस मशीन में होने वाली घपलेबाजी को कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसा सॉफ्टवेयर वो उसमें लागू करने वाले हैं। इसलिए ईवीएम के बारे में विरोध किया जा रहा है। इसलिए हम भारत के उन लोगों को, उन मूलवासियों को, जिनकी जहां पर संख्या भारी है, जो 85% है, और उनका जो वोट का अधिकार शून्य किया जा रहा है, इसी ईवीएम की मदद से किया जा रहा है। साथियों, ये मैं नहीं कहता, ये पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है। एक दुनिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। तो MIT के जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि जर्मन में बहुत देर पहले एक ग्रीन कार हुआ करती थी। वो ग्रीन कार में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया था, उस सॉफ्टवेयर का नाम था पेगासस। तो पेगासस सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो जो उस गाड़ियों में लगाया, तो गाड़ियों में जो सॉफ्टवेयर था वो काम करने लगा, और गाड़ियां जो पोल्यूशन करती थी वो सॉफ्टवेयर उस पोल्यूशन को हाइड कर देता था। सामने नहीं आता था कि गाड़ियां पोल्यूशन करती हैं, और वो बच जाती थी। वो जो सॉफ्टवेयर है उसको रिगिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और वही सॉफ्टवेयर अगर ईवीएम में लग जाता है तो ईवीएम आदमी की तरह व्यवहार करना लगेगी। ईवीएम आदमी की तरह सूंघने की शक्ति प्राप्त कर लेगी। ईवीएम सुनने की शक्ति प्राप्त कर लेगी। अगर वो सॉफ्टवेयर ईवीएम में लग जाता है तो उसको प्लग लगाने की जरूरत नहीं है। इतने हाईली सेंसर लगेंगे कि वो जब उसको चेक किया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। जब उसको कमांड दी जाएगी हेरा फेरी करने की तो वो हेरा फेरी करेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर भारत में आ जाती है, और जो ये कह रहे हैं कि भारत का एक ही समय इलेक्शन होगा, एक राष्ट्र एक इलेक्शन, उसके पीछे मैं तीसरी बात बता दूं कि उसके बाद हो सकता है इलेक्शन हो ही ना। चाइना, रशिया, वहां पर इलेक्शन जो है उनका प्रोसेस इस तरह बनाया हुआ है कि उनको जरूरत नहीं पड़ती इलेक्शन कराने की। अगर ऐसा होता है तो ब्राह्मण, जहां जो शासक वर्ग है, ब्राह्मण शासक नहीं है, शासक वर्ग है। आधा ब्राह्मण कांग्रेस में है, आधा ब्राह्मण बीजेपी में है। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। तो ये एक शासक वर्ग बन गया है। और वो शासक वर्ग चाहता है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाए और वोट की जगह पर एक ही सरकार, एक ही उनका वर्ग राज करे, वो ब्राह्मण वर्ग राज करे। ऐसा प्रोग्राम वो लाने वाले हैं। हमारे कई लोग बोलते हैं वामसेफ डराने का काम करती है। वामसेफ जो बात करती है ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जब वामसेफ ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया 1992, 1992 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, सेज आया,
तो बाप से अपने लोगों को कहना शुरू किया कि आपकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपका पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया जाएगा, आपको सरकारी अदारा खत्म हो जाएगा, सरकारी अदारा नहीं रहेगा, आपको रिजर्वेशन नहीं रहेगी, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। जब ये बात 1992 में समझाना शुरू किया तो यही लोग, भारत के लोग कहते थे हमसे पैसे बातें करती है। लेकिन आज जसवीर जी, आज 92 से लेकर आज कितना समय हो गया, आज लोगों को बाप से की वो कही हुई बात सच लगने लगी जब हमारी नौकरियां खत्म हो गई। तो इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि वहां भारत में ऐसी हालात पैदा होने वाले हैं कि भारत में इलेक्शन नहीं होगा। जब इलेक्शन नहीं होगा, आपके नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे, आपके नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं चुना जाएगा, आपके लोग वहां पर नहीं जाएंगे जहां पर कानून बनते हैं और कानून तोड़े जाते हैं, तब आपका लोकतंत्र जीरो हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपके बाप का जो लड़ा हुआ इतना बड़ा आंदोलन है उसको हम ऐसे ही खत्म कर दें? नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो फिर जन आंदोलन ही एक रास्ता है। बामन मेश्राम साहब पूरे भारत में चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर नारा दिया है और 2030 में हम भारत में आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं, हमारे इरादे नेक नहीं हैं। इसीलिए आज जो चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका एक ही मकसद है भारत में जन आंदोलन का निर्माण करना। और भारत में जन आंदोलन का निर्माण करके क्या करना है, जहां जो शासक वर्ग है उस शासक वर्ग को, जहां जो उन्होंने कभी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, गांधी ने कभी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी 1942 में, तो हम उसी क्विट इंडिया मूवमेंट में एक और ऐड करेंगे शब्द, क्विट ब्राह्मणिज्म। भारत में ब्राह्मणिज्म को क्विट करना है तो भारत के ये जो जन आंदोलन चल रहे हैं उसका पार्ट एंड पार्सल बनना होगा। हम ब्राह्मण को जहां से बजाएंगे नहीं, क्योंकि वो बोल सकता है अंग्रेजों को उन्होंने क्विट इंडिया करके बात बजा दिया, वोट इंग्लैंड चले गए, इनके पास तो जाने के लिए कोई देश भी नहीं है। तो हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि अगर क्विट इंडिया में कुछ क्विट करना है तो उसको पॉलिटिकल पावर क्विट करनी पड़ेगी, मूल निवासियों को वो पावर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर उसको क्विट करना है तो आईएएस पीसीएस जो वो बनता है, कितनी गिनती है 3%, तो कितने चाहिए उसके आईएएस? 3 चाहिए। आज उनके कितने हैं 97% उसके पास आईएएस पीसीएस है। गिनती उनकी 3%, 3.5%, नौकरियों में केवल 97%। तो कितना क्विट कराएंगे? 94% क्विट कराएंगे। 94% मूल निवासियों के लोगों को आईएएस पीसीएस होना चाहिए था और व्यवस्था ने 3% के लोगों को 97% पर पहुंचा दिया। उस व्यवस्था को जन आंदोलन के माध्यम से खत्म करेंगे और अपने लोगों की सत्ता पैदा करने के लिए उन लोगों को कहेंगे कि ब्राह्मण रहना चाहता है तो बंदे का पुत्र बन के यहां रह सकता है, लेकिन उसको पावर क्विट करनी पड़ेगी। हम भी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे, हम भी क्विट इंडिया में ब्राह्मणिज्म को क्विट करने के लिए बोलेंगे। लेकिन साथियों बहनों, वो तभी होगा जब हम मेश्राम साहब की उस बात को मानेंगे, उस बात को समझेंगे जिस बात के लिए उन्होंने आज हमें तैयार करके इस भारत देश में एक आंदोलन बनाने के लिए भेजा है। और हमारे लोगों को, बहुत से लोगों को, आम लोगों को भी आया होगा कि बाबा साहब का एक कोटेशन है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। मैं हिंदी में भी बता दूं कि राज सत्ता सभी तालों की एक चाबी है। राज सत्ता
सभी तालों की एक चाबी है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, विथ विच ओपन एवरी एंड ईच लॉक, जिसके माध्यम से हम अपनी गुलामी के तालों को खोल सकते हैं, हम अपनी गुलामी के वो व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो इस बात को लेकर हमारे बहुत से लोगों ने बाबा साहब की इस कोटेशन को आधा समझाया। 2 मिनट की बात करूंगा। आधा कैसे समझाया? उन्होंने ये तो कहा कि बाबा साहब बोल कर गए हैं कि राजनीतिक सत्ता लो, लेकिन मेशराम साहब ने लोगों के पास सवाल रखा कि आप ठीक कहते हो पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, वेयर इज द की? सत्ता की चाबी है पर वो चाबी कहां है? जब से हमने कहना शुरू किया, हमारी पार्टी है उसको बताया वेयर इज द की, चाबी कहां है सत्ता की, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वामसेफ ने जवाब दिया, की इज अपॉन द टॉप ऑफ द माउंटेन। की चाबी जो है, सत्ता की जो चाबी है, वो उस पर्वत की चोटी पर पड़ी है। और वो पर्वत की चोटी क्या है? व्हाट इज द टॉप ऑफ द माउंटेन? SC, ST, OBC और मिनोरिटी को इकट्ठा करना ही टॉप ऑफ द माउंटेन के बराबर है। वो अगर आप काम कर लोगे तो आपके पास पॉलिटिकल की आएगी, ऐसे नहीं आने वाली। हमारे बहुत से लोग बोलते हैं वामसेफ बातें करती है, वामसेफ बहुत लंबे लंबे काम करती है, वामसेफ केडर करती रहती है, वामसेफ क्या करती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आज मोदी को कहना पड़ा कि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेंगे। अभी हमें विश्वास नहीं है इसकी बातों का, लेकिन कह दिया है क्योंकि 2014 से हमने, मेशराम साहब ने कहा था इस देश में कुत्तों की गिनती होती है, गधों की गिनती होती है, दरख्तों की गिनती होती है, किन्नरों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो ये बात कहकर पूरे भारत में जब हम लेकर गए तो आज उनको कहना पड़ा कि भारत सरकार ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेगी। हम जहां पर भी नहीं रुकते, हम कहते हैं कि ओबीसी के साथ सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए। SC की गिनती होनी चाहिए, ST की गिनती होनी चाहिए, कम गिनती जो कम माइनॉरिटी है उसकी भी गिनती होनी चाहिए और उसी के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हम तो ब्राह्मण की भी गिनती कराएंगे, हम तो चाहते हैं ब्राह्मण की भी गिनती करो। अगर वो 4% है तो हम उसको 4% खुले दिल से 4% देना चाहेंगे। अगर वो 3% है तो उसको 3% देना चाहेंगे। गिनती तो करो, 5% दे देंगे, कोई बात नहीं, 5% दे देंगे, लेकिन ब्राह्मण की गिनती कराओ। तो हम जहां रुकने वाले नहीं हैं। मोदी की बात सुनकर हम उस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। हम अपना काम करते रहेंगे जब तक जन आंदोलन नहीं खड़ा हो जाता। 1 जुलाई का जो भारत बंद है वो नहीं सफल हो जाता, तब तक हम अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। ये हमारा वादा होना चाहिए, ये हमारा प्रण होना चाहिए। और किसको करना है? हमें करना। मैं बैठा यहां पर सोच रहा था, मेरे को बार बार कहा जा रहा था सर बारिश आई, कोई बात नहीं। मैं कहा अभी इसका समय है, जब मेरा समय आएगा बारिश हट जाएगी, जब मेरा समय आएगा बारिश हट जाएगी। ये जो बादल है, ये बादल हमारा कुछ नहीं कर सकते, मोदी हमारा कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मण तो छोड़िए ब्रह्मा हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो ये बादल क्या चीज है? आप ऐसे लोग और आप ऐसा लोग, ऐसी बातें, ऐसे जो प्रण है, जो डिटर्मिनेशन है, वो करोगे तभी आप वामसेफ के कैडर रखवाओगे। जहां पर बहुत से संगठन बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन आपका बहनों, आपके लिए मैं स्पेशल विनती करता हूं
जब तक आप अपने भाइयों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर नहीं चलोगे, तब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी, तब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। तो ज्यादा बड़ी गिनती में इन बच्चियों को तैयार करना होगा, इन स्टूडेंट्स को तैयार करना होगा, और हम सभी इस देश के जितने भी मूल निवासी हैं, अगर सभी हम मिलकर काम करेंगे तो हम इस देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। और यही हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य है, बाबा साहब का उद्देश्य है। लास्ट बार यही हमें बाबा साहब की याद रख कर जाना चाहिए कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से गए। जब इस दुनिया थे वो जा रहे थे, वो महापुरुष जा रहा था, तो वो बहुत रोए और रोते हुए जब उन्होंने नानक चंद रत्तू ने उनसे पूछा, मैं लास्ट बात करके यहां समाप्त करूंगा क्योंकि गंभीर विषय है। जब नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आप क्यों रो रहे हैं, तो बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू को कहा, रत्तू मैं अपने पूरे जीवन में इतना काम किया जितना कोई एक झुक में करता है, जितना कोई एक झुक में काम करता है मैंने अपने जीवन में किया। मैंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन आज जब मैं अपने लोगों की तरफ देखता हूं, जब मैं अपने सिपह सलारों की तरफ देखता हूं, तो मुझे कोई भी आदमी मेरे आंदोलन को आगे लेकर जाने वाला दिखाई नहीं देता। नानक चंद रत्तू इनको बता देना, इनको कह देना, मेरे सिपह सलारों को कह देना, मेरे सिपाहियों को कह देना कि ये जो काफिला आज जहां देख रहे हो, मैं बहुत मुश्किल, बहुत लड़ाई झगड़ा करके जहां तक लेकर आया हूं, आप अगर इसको आगे ना लेकर जा सके तो पीछे भी न जाने देना। आज जहां खड़ा है उसको वहीं पर खड़ा कर दे। ये हमारे बाप का हमें मैसेज है। आप लोग जहां पर इस मैसेज को लेकर अपने घर में जाओगे, बाबा साहब का अधूरा काम क्या है ढूंढोगे। हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा सुमन जी खड़े होइए जरा, ये वो आदमी है, ये वो शख्स है जो आपको बताएगा बाबा साहब का अधूरा काम क्या है। संतोष साहब बैठे हैं, हमारे दूसरे यहां पर नहाज साहब बैठे हैं, नगिंदर जी बैठे हैं, जसवीर जी बैठे हैं, बहुत साथी बैठे हैं। वे सभी साथी आपको बताएंगे कि बाबा साहब का, जो बाबा साहब ने जिंदे जी कहा, जीतते हुए कहा, जीतते थे तब वो, मेरी जय जयकार मत करो, मेरे काम को आगे लेकर चलो, मेरे अधूरे काम को पूरा करो। तो वो अधूरा काम अगर हम पूरा करेंगे तो बाबा साहब का हम आंदोलन चलाने वाले लोग खाएंगे, तो हम इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। आज जो चंडीगढ़ के इस यूनिट ने चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर का जो आपको एक स्लोगन दिया है, इस स्लोगन को आप अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में लेकर जाओगे तो मेश्राम साहब का काम पूरा होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हम इस भारत के मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों का जहां जो जगह है, इस जगह में मैं लास्ट शेयर बोलकर समाप्त करना चाहता हूं कि भारत के जरे जरे में आपका हिस्सा है। आपके हिस्से को जो ब्राह्मण आपको दे देंगे, इस धोखे में मत रहना, और जितनी देर तक आप इस धोखे में रहोगे उतनी देर तक ब्राह्मण इस देश में रहेगा। ब्राह्मण ज्यादा होशियार नहीं है, हम अज्ञानी हैं, इसीलिए वो हम पर राज कर रहा है। तो आप इस बात को लेकर जाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर अशोक सहोता साहब, सीसी सदस्य वाम से नई दिल्ली। सर, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। साथियों, 2 सूचना है, उसके बाद आप लोग भोजन करेंगे। एक हमारे पास चाबी आई हुई है, ये किसी